प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने चैनल मधुर हिंदी पर बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं बेटा आप सब? बहुत अच्छे हैं ना? तो अब क्लास शुरू करते हैं। बेटा, आज हम हमारी पुस्तक बसंत भाग 1 की कविता वह चिड़िया जो के प्रश्नोत्तर करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाओ। ठीक है बेटा, तो इस कविता में हमने चिड़िया के बारे में इतना कुछ पढ़ा। ठीक है, तो उन सभी बातों को ध्यान में रखकर हमें चिड़िया का यहाँ पर क्या बनाना है, चित्र बनाना है। ठीक है, तो जैसा भी आपको पसंद है, जैसे भी आपके दिमाग में उसका चित्र आता है वैसा चित्र आपको उसका बनाना है। ठीक है, तो अब हमने चिड़िया के बारे में क्या क्या पढ़ा तो देखिए ज़रा। तो कविता पढ़कर हमारे मन में चिड़िया के निम्नलिखित चित्र उभरते हैं। नंबर 1, वह नीले पंखों वाली सुंदर चिड़िया है। नंबर 2, चिड़िया मधुर स्वर में जंगल में गाना गाती है। नंबर 3, वह बहती नदी का पानी पीती है। नंबर 4, चिड़िया का आकार बहुत छोटा है। नंबर 5, उसे आज़ादी बहुत पसंद है। तो बेटा, हमने चिड़िया के बारे में इतना कुछ पढ़ लिया। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया चिड़िया कैसी है, नीले पंखों वाली है, मीठी आवाज़ में गाना गाती है, बहती नदी का जल पीना उसे बहुत पसंद है, उसका आकार बहुत छोटा सा है और उसे आज़ादी बहुत पसंद है। तो अब इन सब बातों को ध्यान में रखकर हमें चिड़िया का बहुत सुंदर सा चित्र बनाना है। यहाँ पर मैंने चिड़िया के 3 चित्र आपको दिए हैं बेटा। देखो, एक चिड़िया देख रहे हैं आप, कितना आज़ादी से उड़ रही है, खुली हवा में उड़ रही है। एक चिड़िया देखो कितना मधुर आवाज़ में, मीठी आवाज़ में गाना गा रही है। और एक चिड़िया, ये आपकी किताब की चिड़िया की ही फोटो मैंने यहाँ पर डाली है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको भी एक सुंदर सी चिड़िया बनानी है। दूसरा प्रश्न, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। शीर्षक मतलब टाइटल। ठीक है, कि अगर तुम्हें कविता का कोई और टाइटल देना है, शीर्षक देना है, तो क्या देना चाहोगे? अब इसका उत्तर है नन्ही चिड़िया, क्योंकि आपने कविता पढ़ी थी, कविता में लिखा था ना, वह छोटी संतोषी चिड़िया। तो चिड़िया कैसी, छोटी है, नन्ही चिड़िया, सुंदर चिड़िया, क्योंकि चिड़िया नीले रंग के पंखों वाली है, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है। और फिर या परिश्रमी चिड़िया, परिश्रमी चिड़िया मतलब मेहनती चिड़िया, क्योंकि वो अपने खाने के लिए और पानी के लिए भी कितना परिश्रम करती, कितना मेहनत करती है। इसी तरह आप अपनी पसंद का कोई भी एक शीर्षक इसको दे सकते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। तो उत्तर है इसका, इस कविता के आधार पर ज्ञात होता है मतलब पता चलता है कि चिड़िया को दूध भरे अनाज के दानों, जुंडी के दाने पढ़ा था ना आपने, दूध भरे अनाज के दानों, नदी तथा जंगल से प्यार है। चिड़िया जुंडी के दाने एवं अन्य अनाज के दानों को खाना पसंद करती है, क्योंकि उसमें दाने कैसे होते हैं, कच्चे और दूध भरे हुए दाने होते हैं। ठीक है, इसके बाद इस चिड़िया को गीत गाना पसंद है, जंगल में गीत गाती है ना वन बाबा के लिए। जंगल से इसे बहुत प्यार है, यह नदी से भी बहुत प्यार करती है। प्रश्न 4, आशय स्पष्ट करो। आशय स्पष्ट करो मतलब अर्थ बताना। नीचे जो पंक्ति दी गई है उसका अर्थ बताना है। अब इसकी क पंक्ति है, रस उड़ेल कर गा लेती है। इस पंक्ति का हमें अर्थ बताना है। तो इसका उत्तर है, चिड़िया जंगल में जब अकेली होती है तब वह बिना किसी डर और संकोच के उन्मुक्त भाव से गाती है। जब अकेली होती है तो उसे कोई डर नहीं होता कि यहाँ कोई शिकारी आ जाएगा, मेरा शिकार कर लेगा, उसे कोई डर नहीं होता। ठीक है, इसलिए वो उन्मुक्त भाव से, ठीक है, आज़ाद महसूस करके बहुत प्यार से गाती है। ठीक है, वह मधुर स्वर में गाती है, उसके स्वर की मधुरता वातावरण में रस घोल देती है। मतलब वहाँ का जो वातावरण होता है वो भी बहुत प्यारा हो जाता है। ठीक है, संगीतमय हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ वातावरण में भी मिठास घुल जाती है। अब ख पंक्ति, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। अब इसका अर्थ बताना है। इसका उत्तर है ख, छोटी चिड़िया
चढ़ी हुई नदी से बिल्कुल भी नहीं घबराती। चढ़ी नदी बेटा मतलब कि जिस नदी में बहुत ज़्यादा पानी होता है, ठीक है, वह उफनती नदी के बीच से, उफनती नदी मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा पानी हो और वो तेज गति से बह रहा हो, ठीक है, उफनती नदी के बीच से अपनी चोंच में पानी की बूंद लेकर उड़ जाती है। यानी लबालब भरी नदी की जलराशि, लबालब मतलब पूरी नदी भरी हुई है, बहुत ज़्यादा पानी है, ठीक है, यानी लबालब भरी नदी की जलराशि का अनुमान लगाकर कि इसमें कितना पानी है, उस जलराशि में से जल का मोती निकाल लाती है। जल का मोती निकाल लाती है मतलब एक मोती के बराबर जल अपनी चोंच में भरकर उड़ जाती है, ठीक है, अर्थात उसी पानी से चिड़िया अपनी प्यास बुझाती है। इसीलिए पानी मोती की तरह अमूल्य है, क्योंकि उस पानी से चिड़िया की प्यास बुझ जाती है। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अनुमान और कल्पना। प्रश्न 1, कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया है, वह कौन सी चिड़िया रही होगी? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पक्षी विज्ञानी सालिम अली की पुस्तक भारतीय पक्षी देखो। इनमें ऐसे पक्षी भी शामिल हैं जो जाड़े में एशिया के उत्तरी भाग और अन्य ठंडे देशों से भारत आते हैं। इनकी पुस्तक को देखकर तुम अनुमान लगा सकते हो कि इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद इनमें से कोई एक रही होगी। तो सालिम अली जी की जो पुस्तक है उसमें बहुत सारे पक्षी हैं, उन पक्षियों की फोटो और उनके नाम लिखे हैं और उनके बारे में बताया गया है। तो जब आप वो पुस्तक देखोगे और जब उसमें पक्षी देखेंगे आप, तो उसमें आपको देखकर पता चल जाएगा कि जो चिड़िया है वो कौन सी चिड़िया है, ठीक है, क्योंकि उस पुस्तक में उसका नाम भी लिखा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे पक्षी के नाम बताए कौन कौन से, नीलकंठ, छोटा किलकिला, कबूतर, बड़ा पतरिंगा, ठीक है। तो जब ये जो नाम बताए इन्हीं नामों को आप उस पुस्तक में देखोगे तो आप चिड़िया को पहचान जाओगे कि कौन सी चिड़िया है, ठीक है। तो इसका उत्तर है इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद नीलकंठ रही होगी, क्योंकि उसके शरीर के ज्यादातर भाग का रंग नीला, आकार छोटा तथा आवाज मीठी होती है। तो आपने कविता में पढ़ा था कि चिड़िया कैसी है, नीले पंखों वाली है और कैसी है, छोटी है और उसकी आवाज बहुत मीठी है ना। तो कविता में पढ़ा है आपने। अब प्रश्न 2 है हमारा, नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं, उनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो कि उसके किस हिस्से का रंग कैसा है। जैसे तोते की चोंच लाल है, शरीर हरा है। तो अब इसमें कौन कौन से पक्षी हैं जिनके बारे में बताना है? नंबर 1 मैना, नंबर 2 पर कौवा, नंबर 3 पर बतखें, नंबर 4 पर कबूतर, ठीक है। तो अब सबसे पहले है मैना। तो मैना के बारे में बताना है। मैना के पंख भूरे व सफेद रंग के होते हैं, उनकी टांगे हल्की लाल होती हैं। नंबर 2 कौवा। कौवे का पूरा शरीर काला होता है, तो कौवा आप सभी ने देखा है, कौवा काले रंग का होता है, ठीक है। नंबर 3 बत्तख। बत्तख सफेद रंग का होता है, ठीक है। तो बत्तख को आपने देखा है, बत्तख कैसे रंग की होती है, सफेद रंग की होती है बेटा। तो आप इसमें जोड़ सकते हैं, अगर जोड़ना चाहें तो हल्के भूरे रंग की भी होती है और गहरी भूरे रंग की भी होती है, ठीक है। इसके पैर हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। अब है नंबर 4 पे कबूतर। कबूतर का रंग सलेटी व सफेद होता है, दो रंग के ही कबूतर होते हैं, आपने देखे बेटा, ठीक है। सलेटी कबूतर की गर्दन कुछ कुछ नीले रंग की होती है, कबूतर की टांगे लाल होती हैं, ठीक है। अब प्रश्न 3 है कि कविता का हर बंद वह चिड़िया जू से शुरू होता है। तो बेटा एक कविता का हर बंद का मतलब ये है कि कविता की 7 पंक्तियां हैं, ठीक है। 7 पंक्तियों में से जो पहली पंक्ति शुरू हो रही है
7 पंक्तियों का बंद है कविता का, ठीक है। तो जो पहली पंक्ति है वो वह चिड़िया जो से शुरू हो रही है, ठीक है। और मुझे बहुत प्यार है पर खत्म होता है। तो आपने देखा है वह चिड़िया जो चोंच मारकर, तो वह चिड़िया जो से शुरू हुई और मुझे अन्य से बहुत प्यार है। तो मुझे बहुत प्यार है पर खत्म होती है, ठीक है। तुम भी इन पंक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना से कविता में कुछ नए बंद जोड़ो। तो जैसे कविता शुरू हो रही है वह चिड़िया जो, इस तरह से कविता को शुरू करके अपनी कल्पना करके आप उसमें कुछ और पंक्तियां जोड़ो, ठीक है। तो अब उत्तर, वह चिड़िया जो ची ची करके सबका मन बहलाती है, नील गगन की सीमा पाने पंख पसारी उड़ जाती है, अपना घर बनाने के लिए घास की तिनकी लाती है, वह परिश्रमी चिड़िया सबको परिश्रम का पाठ सिखाती है। ठीक है बेटा, तो आप भी ऐसे पंक्तियां लिख सकते हो और अपनी कविता बना सकते हैं, ठीक है। अब प्रश्न 4, तुम भी ऐसी कल्पना कर सकते हो कि वह फूल का पौधा जो पीली पंखुड़ियों वाला महक रहा है मैं हूँ, उसकी विशेषताएं मुझ में हैं। मतलब पीले रंग का जो पौधा है पीली पंखुड़ी वाला, वो महक रहा है, साड़ी में अपनी खुशबू बिखेर रहा है बेटा, ठीक है। उसकी खुशबू से सबका मन प्रसन्न हो रहा है, ठीक है। सभी को आनंदित कर रही है, इसकी खुशबू बहुत प्यारी लग रही है सभी को, ठीक है। तो आप भी उसके साथ अपनी समानता कर सकते हैं कि जैसे वो खुशबू फैला रहा है सबके लिए, वैसे मैं भी सभी को खुश रखता हूँ। मैं कभी किसी को नाराज नहीं करता, मैं कभी किसी को दुखी नहीं करता हूँ, है ना। मैं सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता हूँ, ठीक है। मेरी वजह से कभी किसी को कोई दुख हो, मैं ऐसा कोई काम करता ही नहीं हूँ, ठीक है। तो आप भी अपनी समानता उस फूल से कर सकते हैं बेटा, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा है बेटा, फूल के बदले वह कोई दूसरी चीज भी हो सकती है जिसकी विशेषताओं को गिनाते हुए तुम उसी चीज से अपनी समानता बता सकते हो। तो यहाँ पर कवि ने क्या कहा कि कोई जरूरी नहीं है कि वो फूल का पौधा हो और फूल से ही अपनी समानता करे, वो कोई और चीज भी हो सकती है बेटा, ठीक है। जिसके साथ आप अपनी समानता कर सकते हैं कि जो गुण मुझ में है, जो अच्छाइयां मुझ में है, उसमें भी वही है, मैं तो बिल्कुल उसके जैसा हूँ, ठीक है। ऐसी कल्पना के आधार पर कुछ पंक्तियां लिखो। तो आपको एक कविता लिखनी है, ठीक है, अपनी समानता किसी से बताते हुए, ठीक है। तो बेटा कविता की पंक्तियां हमारी इस तरह से, ठीक है। वह फूल का पौधा जो हवा में झूलता आंगन में खड़ा मुस्कुरा रहा है, खुशबू अपनी फैला रहा है, पीली पंखुड़ियों वाला पौधा मैं हूँ, मुझे हवा से बहुत प्यार है। वह फूल का पौधा जो खिलता मुरझाता खुशबू से नाता सदा निभाता है, मुरझाने पर भी सुगंध ही देता, पीली पंखुड़ियों वाला वह पौधा मैं हूँ, मुझे महक से बहुत प्यार है। तो बेटा इसी तरह से आप भी अपनी पंक्तियां लिख सकते हैं। भाषा की बात, प्रश्न 1, पंखों वाली चिड़िया। अब इसमें आप ध्यान दो बेटा कि इसमें पंखों वाले को रेखांकित किया गया है, इसी तरह नीचे कुछ और भी शब्द जिन्हें रेखांकित किया गया है। नीले पंखों वाली चिड़िया, ऊपर वाली दराज, सबसे ऊपर वाली दराज। अब प्रश्न को बहुत अच्छे से समझना है। यहाँ रेखांकित शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं। ये शब्द चिड़िया और दराज संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं। तो बेटा ये जो आगे वाले जो शब्द जो रेखांकित है वो तो विशेषण है, ठीक है। और चिड़िया और दराज ये संज्ञाएं हैं। इन संज्ञाओं की ये आगे वाले शब्द विशेषता बता रहे हैं। तो जैसे अब चिड़िया संज्ञा है, चिड़िया की विशेषता बताई जा रही है पंखों वाली, तो यहाँ ये विशेषण है। इसी तरह इसके नीचे है नीले पंखों वाली चिड़िया। तो बेटा यहाँ एक विशेषण तो चिड़िया के आगे पहले ही लगा हुआ है पंखों वाली, लेकिन उसके आगे एक विशेषण और जोड़ दिया। कैसे पंखों वाली, नीले पंखों वाली, तो ये दो विशेषण जुड़ गए। इसी तरह इसके नीचे ऊपर वाली दराज, एक विशेषण जोड़ा है दराज के आगे ऊपर वाली, नीचे वाली में आप देखेंगे तो दो विशेषण जोड़ दिए। सबसे ऊपर वाली, एक सबसे और एक ऊपर वाली दराज, ठीक है बेटा। तो इस तरह पहले वाली पंक्ति में एक विशेषण और नीचे वाली पंक्ति में दो विशेषण जोड़े गए हैं। अब प्रश्न को आगे समझो। अतः रेखांकित शब्द विशेषण और चिड़िया दराज विशेष्य हैं। तो बेटा जिनकी विशेषता बताई जाती है उनको विशेष्य कहा जाता है। तो यहाँ पर चिड़िया और दराज विशेष्य हैं क्योंकि इनकी विशेषता बताई जा रही है, ठीक है।
यहाँ वाला वाली जोड़कर बनने वाले कुछ और विशेषण दिए गए हैं, ठीक है। तो आपको कुछ और विशेषण दिए गए हैं, ठीक है, जो वाला और वाली जोड़ने से बन जाएंगे, ठीक है। ऊपर दिए गए उदाहरणों की तरह इनके आगे एक एक विशेषण और जोड़ो। तो बेटा जैसे आपने ऊपर वालों को देखा है उसी तरह से अब नीचे वालों को हल करना है। तो बेटा आप यहाँ देखिए, नीचे रेखांकित शब्द है, उसके आगे लिखा है मोरों वाला बाग, ठीक है। मोरों वाला आपको एक विशेषण दे दिया है, इसके आगे आपको एक विशेषण और जोड़ना है। तो सुनहरे मोरों वाला बाग, ठीक है, दो विशेषण हो गए यहाँ, सुनहरे और मोरों वाला। इसी तरह आपको नीचे भी एक एक विशेषण और जोड़ना है सबके आगे। अब है पेड़ों वाला घर, हरे भरे पेड़ों वाला घर, ठीक है, दो विशेषण हो गए, हरे भरे एक और एक हो गया पेड़ों वाला। इसके नीचे फूलों वाली क्यारी, फूलों वाली एक विशेषण आपके पास पहले से है, एक विशेषण और ढूंढना है। पीले फूलों वाली क्यारी, ठीक है, तो आप चाहे पीले लिख दो चाहे आप लाल फूलों वाली क्यारी लिख दो, ठीक है, कोई भी एक विशेषण जोड़ना है। स्कूल वाला रास्ता, अब इसके आगे एक विशेषण और जोड़ना है, महात्मा गांधी स्कूल वाला रास्ता, ठीक है। तो जो रास्ता है स्कूल वाला रास्ता है, वहां की कोई भी पहचान है आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने लिखा महात्मा गांधी स्कूल वाला रास्ता। इसके नीचे आप देखिए हंसने वाला बच्चा, एक विशेषण जोड़ना है इसके आगे, तो अधिक हंसने वाला बच्चा। अब यहाँ आप दूसरा विशेषण कोई और भी जोड़ सकते हैं, कम हंसने वाला बच्चा भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अधिक या कम में से कोई भी एक आप जोड़ सकते हैं यहाँ पर। इसी तरह नीचे मूंछों वाला आदमी, एक विशेषण आपके पास पहले से मूंछों वाला, इसके आगे आपको एक और जोड़ना है, आप घनी मूंछों वाला आदमी, ठीक है, या लंबी मूंछों वाला आदमी, या काली मूंछों वाला आदमी, या छोटी मूंछों वाला आदमी। तो कोई भी एक विशेषण आप इसमें जोड़ सकते हैं, ठीक है। प्रश्न 2, वह चिड़िया रिक्त स्थान जुंडे के दाने रुचि से रिक्त स्थान खा लेती है, ठीक है बेटा। अब नीचे की पंक्ति देखो, वह चिड़िया रिक्त स्थान रस उड़ेलकर गा लेती है। अब बेटा प्रश्न को बहुत अच्छे से समझना है आपको। कविता की इन पंक्तियों में मोटे छापे वाले शब्दों को ध्यान से पढ़ो, जो शब्द मोटे मोटे लिखे उनको ध्यान से पढ़ना है। पहले वाक्य में रुचि से, खाने के ढंग की, पहले वाक्य में क्या लिखा है, खा लेती है, लेकिन कैसे खाती है, रुचि से, तो खाने के ढंग की विशेषता बताई गई है बेटा, ठीक है। और दूसरे वाक्य में रस उड़ेलकर गाने के ढंग की विशेषता बता रहे हैं। अब दूसरे वाक्य में क्या विशेषता बताई है, गाने के ढंग की, गा लेती है, गाना मतलब क्रिया, इस क्रिया की विशेषता क्या है, रस उड़ेलकर, कैसे गाती है, रस उड़ेलकर, ठीक है बेटा। तो ये क्रिया विशेषण हो गया, ठीक है। तो अब ये नीचे दिए गए वाक्यों में कार्य के ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण शब्द छांटो। तो नीचे भी हमें क्रिया विशेषण शब्दों को छांटना है। अब नंबर 1 पर है, सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी। अब ठूसना, ठूसना मतलब खाना, और कैसे खाने लगी बेटा, जल्दी जल्दी। तो अब ये क्रिया विशेषण क्या है, जल्दी जल्दी, क्रिया क्या है, ठूसना, ठीक है। तो कैसे ठूसने लगे, ठूसना माना क्रिया, खाना, ठीक है, कैसे खाने लगी, जल्दी जल्दी, ठीक है बेटा। अब दूसरा देखिए, गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई। अब गेंद जो है चली गई, चलना यहाँ पे क्या है, क्रिया है, लेकिन अब कैसे गई, अब इसकी विशेषता क्या है, लुढ़कती हुई, ठीक है। तो ये लुढ़कती हुई जो है यहाँ पर ये विशेषण है बेटा, ठीक है, चली गई का, ठीक है। अब नीचे नंबर 3 पर देखिए, भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। तो बेटा भूकंप के बाद जनजीवन सामान्य होने लगा, लेकिन कैसे होने लगा बेटा, धीरे धीरे, ठीक है। तो यहाँ पर ये धीरे धीरे विशेषता बताई गई है, ठीक है, ये क्रिया विशेषण है, ठीक है, धीरे धीरे। अब इसी तरह आगे का भी करेंगे। नंबर 4, कोई सफेद सी चीज धप से आंगन में गिरे, ठीक है। अब कोई सफेद सी चीज गिरी, गिरना माने क्रिया हो रही है, लेकिन कैसे गिरी, धप से, उसकी विशेषता क्या है बेटा, धप से। तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है शब्द धप से, तो ये क्या हुआ, क्रिया विशेषण, ठीक है। इसी तरह नीचे 5, टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा। अब
टॉमी झपटा, झपटा माने क्रिया हो रही है ये, लेकिन कैसे झपटा? फुर्ती से। तो ये फुर्ती से जो है ये क्रिया विशेषण है। इसी तरह नंबर 6 में आप देखेंगे, तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया। अब तेजिंदर बैठ गया, कहाँ बैठा? कोने में बैठा है। तो बैठ गया तो कैसे बैठ गया बेटा? सहम कर। तो ये सहम कर जो है बैठने की विशेषता को बता रहा है। तो ये क्रिया विशेषण है सहम कर यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह नंबर 7 पर है, आज अचानक ठंड बढ़ गई। अब ठंड जो है बढ़ गई। अब ये बढ़ना तो क्रिया हो गई, ठीक है, लेकिन कैसे बढ़ गई? अचानक, ठीक है। तो ये अचानक क्या है? क्रिया विशेषण। जब हम कहते हैं ये काम कैसे हो गया, तो जब उससे पहले जो शब्द होता है वो होता है क्रिया विशेषण, ठीक है।